अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स विद शाहरुख शाह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंतहाई हसास टॉपिक है और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी इस वक्त ये खबर जीनत बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं नताशा हिट एंड रन जो है वो केस के हवाले से, जो कि हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए एक वेकअप कॉल है कि इस तरीके से इंसिडेंट और जो बासर लोग हैं वो ये इकदाम करने के बाद उनको जो है वो कोई सज़ा नहीं होती, जिसकी वजह से लोग जो है वो बरी हो जाते हैं और इस केस से जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये देखना ये है कि क्या नताशा को जो है वो सज़ा होगी इस हवाले से। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो नारकोटिक्स के हवाले से है, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नारकोटिक्स जो यूथ है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसका रुझान, और ड्रग्स एडिक्शन जो है वो बढ़ रही है। जो हमारी यूथ है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आज़ादाना ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। आज शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नारकोटिक्स के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी नारकोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ स्कूल कॉलेजेस में, उसकी रोकथाम के लिए जो है वो इकदाम उठाए जाएंगे। ना सिर्फ इकदाम उठाए जाएंगे, उसके लिए एक कैंपेन जो है वो शुरू की जाएगी, अवेयरनेस कैंपेन, ताकि जो लोग हैं उनको जो है वो शऊर हासिल हो सके और ड्रग्स से जो है वो बचा जा सके। जबकि शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद ये कहा कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं जिसमें ड्रग्स का आज़ादाना इस्तेमाल होता है उसको भी पुलिस को पाबंद किया है। अगर कोई ऐसी कार्रवाई की इत्तला जो है वो मौसूल हो तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें और ड्रग्स जहां पे जो है वो बिक रही है या पार्टीज में इस्तेमाल हो रही है उसको भी फौरी तौर पर जो है वो पकड़ा जाए और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए प्रॉपर जो है वो एक लिस्ट तैयार कर ली गई है गिरफ्तारी के लिए। जो जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस वक्त हम पहले बात करेंगे नताशा केस के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट आमिर नवाज वड़ाई साहब। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल सुन सकता हूँ। जी आमिर साहब, क्या कहेंगे नताशा जो केस है उस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त है आपकी? जो इत्तला के मुताबिक क्या अभी इस केस में जो है वो पेशरफ्त है? देखिए, इसमें जो पेशरफ बेसिकली हुई है और वो जो बहुत इम्पोर्टेंट हुई है, जिसकी वजह से नताशा की फैमिली जो चाहे बेल भी नहीं, जो कि बेल ऑफेंस था, बाद में चेंज होकर 322 में कन्वर्ट हुआ। वो ये था कि जो इनके पास लाइसेंस था वो वैलिड लाइसेंस नहीं था, पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं था, बाहर के मुल्क का लाइसेंस था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से जो है उनका जो है सेक्शन चेंज हुआ है। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि ये जो नताशा केस में जो लीगल डिले है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें डिले में जो है बेसिकली इसके सारे काम जो से टाइमली हो रहे हैं। कुछ चीज समटाइम्स सिर्फ ये होता है कि अभी तक जो हमने देखा है कि इसमें जो डॉक्टर्स है, पुलिस है, सब अपना काम बहुत फेयरली कर रही है और विदाउट एनी प्रेशर कर रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस केस को वॉच किया जा रहा है और मीडिया भी बहुत इसको केयरफुली देख रही है। तो इसमें जो डिले है वो सिर्फ टेक्निकल है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा डिले नहीं है। आमिर नवाज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ आपको। जी सर, मुझे बताइएगा कि क्या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उस इस तरीके जो केसेस आते हैं, सेंसिटिव केसेस, उसमें जो टाइम बाउंड मैनर्स है उसको जो है वो हैंडल करने में कासे नज़र आ रही है? क्या लगता है आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? नहीं, देखें, इसमें जुडिशियल सिस्टम पे भी काम नहीं आया है, तो ना उस पर भी बर्डन है, क्योंकि 14 डेज का टाइम होता है आईओ के पास चालान जमा कराने का। सही है। तो इस जो मौजूदा केस है इसमें डेफिनेटली इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह भी लेनी होंगी, फोरेंसिक रिपोर्ट भी लेनी होगी। तो आईओ जो है वो जैसे ही चालान लाएगा फिर वहां से कोर्ट का वर्क शुरू होगा। अगर वो विद इन 14 डेज चालान नहीं जमा कराएगा तो कोर्ट उसको शोकास नोटिस देगी और फिर उसके बाद जो भी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करनी, अगर उस शोकास नोटिस के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होती तो कोर्ट करेगी। तो अभी तक जुडिशियल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो वो अपनी जगह पे मजबूत खड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला विक्टिम फैमिली को जस्टिस मिलेगा अगर वो स्टैंड करते हैं तो।
अच्छा, नताशा जो केस है उस पे नताशा ये भी जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी सामने आई है। कौन सी दफात अब शामिल की जाएंगी एफआईआर में? देखिए, मेरी नजर से अभी तक इनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं गुजरी है, सही है। जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट थी दो किस्म की थी। जो इसमें नशा ओवरडोज का था वो उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि कोई नशा नहीं था, लेकिन जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट थी वो उसके खिलाफ गई। इसमें डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इनका क्योंकि कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए कोई इनको साइकोलॉजिकली इश्यू नहीं है, ये सिर्फ एक प्ली ली जा रही है या ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो ये पोजीशन है। अच्छा आमिर साहब, ये मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके से जो केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, उसमें किस तरीके से ये देखा गया है माजी में भी कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। इस केस में और पिछले केसेस में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, कोई भी केस होता है, कोर्ट जो होती है वो एविडेंस देखती है। बेसिकली बाइज्जत बरी ऐसे भी कोई भी हो जाता। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो बेसिकली वीक होता है, या कंप्लेनेंट साइड से उस तरह से पुलिस से ताउन नहीं किया जाता जिस तरह से रिक्वायर्ड होता है, या फिर प्रोसिक्यूशन की साइड से समटाइम उस तरह प्लीड नहीं किया जाता है जो रिक्वायर्ड होता है। कोर्ट ऐसे ही किसी को एक्विट नहीं कर देती है, कम अज कम उसके अंदर वेट होता है लाजमी। कोई जब जाके कोई ऑर्डर करती है कोर्ट, चाहे वो उसको एक्विट करने का या चाहे उसको कन्विक्ट करने का। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि इस केस में आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं? क्या ये लग रहा है आपको कि नताशा को सज़ा होगी? इतने एविडेंस काफ़ी हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वो भी ये बता रही है कि नशा जो है वो का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको सज़ा हो पाएगी या नहीं? देखिए, अभी तक जो पोजीशन है मेडिकल मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें नशे का नहीं है। अगर नशे का आ जाता है उसमें तो फिर वो सेक्शन चेंज होकर 302 पे चले जाएगा, सही है। वो 320 भी नहीं रहेगा, फिर 322 भी नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं जो भी बेहतर हो। सेकंड थिंग क्या चीज पूछी थी आपने? जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, सुन जी सकता आमिर हूँ। साहब, मुझे रिपीट करिएगा, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन जो अगर नशे का अभी तक एविडेंस नहीं आया, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये है कि भाई उन्होंने कहा कि विदाउट एनी डोज की, अगर डोज का मेडिकल आ जाता है किसी का नशा और चीज लेके चलाने का, तो फिर सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। वो 322 नहीं रहेंगे, वो 30 या 320 नहीं रहेगा, बल्कि 302 हो जाएगा। 303 हो जाएगा, 302। 302 का हो जाएगा। 302 कत्ल का जो है वो मुकदमा। दो हाँ। जाने गई हैं आमिर नवाज साहब, दो जाने बाप बेटी की जाने गई हैं और इस केस में लोगों ने, आई विटनेसेस बहुत ज़्यादा थे और वहाँ के जो काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, क्या ये विटनेसेस काफ़ी नहीं हैं इनको सज़ा दिलवाने के लिए? देखें, अभी मेरे माइंड में आपने ये भी क्वेश्चन किया था सोशल मीडिया से रेलेवेंट। नो डाउट सोशल मीडिया में मौजूद वीडियो वो विटनेसेस की स्टेटमेंट वेट रखती है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या आईओ उस एविडेंस को उसी तरह अपने पास प्रिजर्व कर सकता है कि नहीं, प्रोसिक्यूशन उसी तरीके से कोर्ट में पेश कर सकती है कि नहीं। कोर्ट सुओ मोटो में अपनी विजडम पे नहीं रहेगी। जो कोर्ट के सामने जो उनका एविडेंस आएगा, जो प्लेस किया जाएगा ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट उसके मुताबिक जाएगी। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि एक ये सोशल मीडिया पे लोग ये कंसर्न रखे हुए हैं कि ये क्योंकि नताशा एक बाअसर खातून है और पैसे इनके पास बेतहाशा हैं, पैसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है केस को जो है वो ख़त्म करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि कहाँ कहाँ पैसे जो है वो चलाए जा सकते हैं? ये भी ज़राए से मालूम हुआ है कि पुलिस महकमे में भी जो है वो पैसे चलाए जाने की कोशिश की गई है। जो वकील हैं उनको भी जो है वो पैसे दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि कहां कहां पैसे का इस्तेमाल जो है वो पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, अभी ये तो उन पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, अगर वो खातून जेल में तो उसका मतलब ये है कि उसका पैसा उसके काम नहीं आ रहा। और जेल में भी उनको बहुत सहूलतें दी जा रही हैं। अब वो जेल अथॉरिटी बेहतर समझती है कि वो किस भी आप पे सहूलतें दे रही है, अगर दे रही है तो। और क्या
क्या कहेंगे आमिर साहब कि ये जो लोग कह रहे हैं कि पुलिस को भी भारी जो है वो पैसे दिए गए हैं, जब केस शुरू हुआ था उसमें भी फौरी तौर पे पैसे का इस्तेमाल किया गया था, पैसे चलाए गए थे, तो क्या समझते हैं कि मजीद ये कहाँ कहाँ तक जो है ना वो इस रसूख अपना इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस में? देखिए, आप लोगों के कहने पे हम नहीं जा सकते कि वो पुलिस को पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सही, हम देखेंगे रिपोर्ट पे, आउटकम पे, चालान पे। पुलिस ने अपना काम किया, FIR दर्ज की, पुलिस ने अपना काम किया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, जब चीजें इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट आएगी उससे वाजे पता चलेगा कि वेदर वो डिफेक्टिव है, वो कोई गेट रस्ती है या नहीं, फिर हम उससे कुछ गाइड कर सकते हैं अगर कुछ नेगेटिव हमने प्रोज्यूम करना भी है तो। शुक्रिया आमिर नवाज वड़ाई साहब, आपने हमें टाइम दिया, पाक अफेयर्स को टाइम दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आमिर नवाज वड़ाई साहब जो कि सीनियर वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद थे। नताशा केस के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर ये मेडिकल रिपोर्ट जो ज़राए से चल रही है अगर ये सामने आ जाती है तो कत्ल का जो है वो मुकदमा उस FIR में जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। 320 इस वक्त जो है वो लगी हुई है, जो है वो ड्राइव के दौरान कत्ल की, मगर जो प्रॉपर 302 का मुकदमा जो है वो उसमें जो दफ़ा है वो शामिल कर दी जाएगी। नताशा केस में बहुत सारे र्यूमर्स जो है वो इस वक्त जारी हैं और बहुत सारे इस वक्त जो है वो कंसर्न्स लोगों को हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए एक अहम और सेंसिटिव केस जो है वो बन गया है। इस सेंसिटिव केस में ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि 2 जानें जो है वो गई हैं, बाप बेटी, जो कि आमना बहुत टैलेंटेड लड़की थी और वो इस हादसे में जो है वो जाँबाग हुई है। तेज़ रफ्तारी के बाइस ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ, जिसके बाइस जो ये रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई, वो CCTV फुटेजेस सामने आई, जिसमें देखा गया कि जो नताशा है जो कि ड्राइव कर रही थी, जिन्होंने मुबैना तौर पे आइस का इस्तेमाल किया था, वो जो है वो उन्होंने हिट किया 2 मोटरसाइकिल सवार को, बाप बेटी को, और वो फौरी मौके पे ही जो है वो जाँबाग हो गए थे। ये केसेस जो है वो देखने में आते हैं और सिविल सोसाइटी जो है वो इसके ऊपर कितना जो है वो स्टैंड ले रही है, मीडिया भी यहाँ पे स्टैंड ले रही है। अब देखना यह है कि इसमें मजीद जो केस है उसमें पेशरफ जो है वो क्या होती है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सौलत जाफरी मौजूद हैं जो कि इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने मेडिकल जो रिपोर्ट है वो भी जो है वो नशर की थी अपनी ब्रेकिंग में। जी सौलत, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाहरुख, थैंक यू। सौलत, क्या आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं? क्या केस में क्या पेशरफ नजर आ रही है आपको? देखें शाहरुख, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये हादसा रुनमा हुआ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कारसाज रोड के ऊपर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से खातून, बेटी और बाप जो है वो जहाँ बहक हुए, जिसके बाद 5 अफराद जख्मी हुए थे। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे जो कि इस हादसे में जो है वो जहाँ बहक हुए थे और तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से वाक़या रुनमा हुआ था। हादसे के फ़ौरन बाद जो इलाका मकीन थे वो वहाँ पे पहुँचे और न सिर्फ इलाका मकीन, जो वहाँ पे गुजरने वाले मुसाफिर थे वो भी वहीं रुक गए और उसके बाद जो है वो उन खातून को, जिनका नाम नताशा है, जो गाड़ी चला रही थी, उनको जो है वो पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार कराया गया। पुलिस खातून नताशा को लेकर थाने मुंतकिल किया और थाने मुंतकिल करने के बाद जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि इनका बासानी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जैसे एक गरीब आवाम, जिस तरीके से कराची की आवाम है, फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन इस केस में कुछ तरीके से नज़र नहीं आया। हादसे के तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमे में भी जो दफ़ात शामिल की जाती हैं वो भी तमाम बेलेबल्स होती हैं। अगर पुलिस चाहती उस टाइम पे, ऑपरेशन पुलिस के, तो इस केस को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था, लेकिन इब्तदाई तौर पर इस केस को जो है वो बहुत हल्का रखा गया, जिसके बाद खातून की ज़हनी तवाज़ुन बेहतर ना होने के ऊपर जो है वो उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिना अस्पताल के ज़हनी अमराज के वार्ड में उनको रखा गया एक दिन, जबकि दूसरे दिन जब मुकदमे का इंदराज के बाद जब दूसरे दिन कोर्ट पेश करना था, उस वक्त इन्होंने एक लेटर जारी किया अस्पताल इंतज़ामिया ने कि खातून इस कंडीशन में नहीं है कि उनको कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में पेश करने के बाद जब ये लेटर दिया गया तो अदालत ने उनको ये अल्टीमेटम दिया कि खातून को अगले दिन जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम करा, क्योंकि जो इनके वकील हैं आमिर मंसूब की जानिब से जो है वो जोर दिया जा रहा था कि खातून को किसी तरीके से जैसे ही अदालत में पेश किया जाए उनको फौरी तौर पर जमानत मिल जाए। लेकिन इस केस में जो किरदार अदा किया है, सबसे बेहतरीन किरदार जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने किया है।
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट हैं अलीना राजभर, उनकी जानब से जो है वो वाक़ये की शफाफ तहकीकात की गई, और जब उन्होंने तहकीकात करी तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वाक़ये के अंदर जो है वो जो मुकदमा हुआ है उसमें कुछ ऐसी दफ़ात हैं जो कि कमज़ोर हैं। उसमें दफ़ात एक और दफ़ा का जो है वो इनेकाद किया गया और उसमें शामिल की गई एक और दफ़ा जिसमें 322, अब 322 जब शामिल की गई है उसके बाद जो है वो हमने देखा कि खातून नताशा की जो जमानत थी वो इम्पॉसिबल हो गई। वहाँ पे कोर्ट ने खातून को जेसी कर दिया, जेल कस्टडी कर दिया, और खातून इस वक्त सेंट्रल जेल वुमेन्स में मौजूद है। अच्छा, कराची शहर समेत दुनिया भर में एक कयासराई जो है वो सामने आ रही है, एक अफवाह सामने आ रही है कि खातून जो है वो कराची जेल से जो है वो निकल गई हैं, उनको जमानत मिल गई है और वो यहाँ से जो है वो फरार होकर दुबई जा चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कराची सेंट्रल जेल में इस वक्त वो खातून मौजूद हैं और वो अपनी सज़ा पूरी कर रही हैं। उनकी पेशी है, जब वो पेशी होगी उसके बाद उनकी ज़मानत जो है वो मुतवक्किल होगी। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कराची शहर के अंदर जो सिलसिला चल रहा है नताशा केस को लेके, उसमें एक अहम पेशरफ्त यह आई है कि जो खातून के मेडिकल टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो हमने फर्स्ट में देखा कि खातून जो है वो नशे की हालत में दिखाई दे रही थी। जब खातून को नशे की हालत में देखा गया तो शक की बुनियाद पर उनके मेडिकल टेस्ट करवाए गए, और मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो है जब वो सामने आई है तो उसमें ज़राए ने यह दावा किया है कि खातून जो है वो नशे का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, इनके वकील ने एक चीज़ बताई कि ये खातून जो हैं वो जहनी मरीज़ा हैं, लेकिन जब इनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया है तो मेडिकल टेस्ट में कोई ऐसी मेडिसिन सामने नहीं आई है कि खातून जो कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा कोर्स कर रही हो कि जो उनका जहनी तवाज़ुन बेहतर कर रही हो। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि खातून जो है वो जहनी मरीज़ा नहीं है, लेकिन खातून नशे के आदी ज़रूर थी। खातून के जिस्म से जो टेस्ट में रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ आई है कि खातून नशे की आदी थी और तस्दीक हो गई इस चीज़ की। अच्छा, अब पुलिस जो कौन सा है वो नशे का इस्तेमाल सौलत, कौन से नशे का इस्तेमाल ये कर रही थी? देखें शाहरुख, जो रिपोर्ट हमारे पास मौसूल हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि खातून जो है वो आईएस का नशा करती थी मुबैना तौर के ऊपर। वाज़े ये चीज़ और होगी जब मज़ीद मेडिकल क्लियर होगा, जिसमें ये चीज़ सामने आएगी कि खातून मज़ीद और कौन कौन से नशे कर रही थी, लेकिन खातून जो इस वक्त नशा कर रही हैं वो आईएस का नशा जो है वो सामने आया है रिपोर्ट के अंदर। देखना ये है कि आइंदा आने वाले वक्तों में पुलिस जिस तरीके से ये काम कर रही है, और कराची शहर में जो एक केस हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त, और जो पुलिस की आला अफसरान हैं जिसमें आईजी सिंध हैं, डीआईजी ईस्ट हैं, एसएसपी अलीना राजभर हैं, इनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो केस है उसको हम आइडियल केस बनाएंगे कराची के लिए, इसको मॉडल केस बनाया जाएगा, और मॉडल केस का बनाने का मकसद यह होगा कि कराची पुलिस के ऊपर जो एक मुबीना तौर पर लगने वाले इल्जामात हैं कि पुलिस ने जो है वो पैसे लेकर खातून को कहीं ना कहीं जो है वो मामलात हासिल किए और खातून की मदद करी है, तो ऐसा अब तक देखने में नहीं आ रहा है कि कराची पुलिस ये वो वाहिद केस है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम अमूमन इस तरीके से रिपोर्ट कर रहे होते हैं जहाँ नजर आता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हो या ऑपरेशन मुल्जिम की सपोर्ट में जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है बहुत न्यूट्रल होकर इस वक्त तफ्तीश कर रही है और तहकीकात जारी रखे हुए है, और देखना यह है कि पुलिस किस हद तक जो है वो इन मुल्जिमान को सजा दिलवाने में कामयाब होती है, या फिर ये भी इसी तरीके से जैसे माजी में हमने देखा कि अमीरजादे कराची में न जाने कितने अफराद को रोनते हुए चले गए और वो आज बाहर घूम रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस इनको इंसाफ दिलवा सकती है या फिर ये जो फैमिली है ये अच्छा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगी। ये मुझे बताइएगा, लोगों का ये कंसर्न सामने आया है कि जेल में जो खातून हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्या ये वहाँ पे पैसे हैं का इस्तेमाल किया जा रहा है जेल में, या तो उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं? क्या कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए शाहरुख, ये बात तो कहना कबला वक्त होगा कि आया कितनी उनको जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन ज़राए जो बताते हैं वो ये बात बताते हैं कि खातून को बड़े ठाठ से जो है वो अंदर रखा गया है। जेल इंतज़ामिया उनकी मुकम्मल तौर पर खिदमत कर रही है, और उनकी खिदमत के लिए जो है वो 4 खुद्दाम भी जो है वो वहाँ पे लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़राए ने बताई हैं कि अंदर खातून बड़े ठाठ से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं तक, लेकिन इस चीज़ का कोई जो वाज़ेह सबूत है वो सामने नहीं आ सका है। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि खातून अंदर बड़े सुकून से जो है वो अपनी कैद काट रही हैं इस वक्त।
क्योंकि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने कहा ये सेंसिटिव केस है, इसके हवाले से हम ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते। क्या ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये चाहते तो ऑन कैमरा जो है वो बात कर सकते थे। देखिए, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो बात ना हो सके। वो एक मुलजिमा है, और नताशा नामी मुलजिमा जो है वो कोई इस तरीके की पहली मुलजिमा और नहीं है, एविडेंस और ना ही मौजूद कोई है, ये और कोई एविडेंस औलत और और ना ही कोई एविडेंस ये कोई मौजूद है, 780 वीडियो का केस मौजूद है। है। जी बिल्कुल, ना ही कोई ये 780 का केस है, ना ही कोई दहशतगर्दी का केस है कि जो इसको हाई प्रोफाइल केस बनाकर इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। इस पे बात ना करने की वजह सिर्फ ये है कि ये खातून एक बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं, और ये इनका जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस बैकग्राउंड है, और यकीनन एक अमीरजादी हैं। और जिस अंदाज में वो जिस हादसे के बाद सड़क पर खड़ी हुई थी, और यकीनन आपने वो जुमले भी सुने होंगे कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, और इस तरीके के जुमले जो है वो सामने आए थे। तो उसके बाद देखना ये है कि कराची में अगर अमीर ज़ादों को इंसाफ मिलता है, या फिर जो गरीब है, जो बाप बेटी उस सड़क से गुजर रहे थे, उनको इंसाफ मिलता है। इस वक्त अगर जेल इंतजामिया बात नहीं कर रही, तो ये समझ से बाहर है कि वो इस वाक़े के ऊपर क्यों बात नहीं कर रही है। उनको सिर्फ आके मौक़िफ़ ही तो देना है कि आके आया वो खातून जो है उनको आपने जेल के अंदर उन्हीं तमाम कैदियों की तरह रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, या उनको एक अलग से सहूलियात दी जा रही हैं। इतना हाई प्रोफाइल केस किस वजह से बनाया जा रहा है, समझ से बाहर है। अच्छा सौलत, ये बताइएगा, जो मीडिया है और सिविल सोसाइटी है, वो इस केस के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो मुलजिमा है उसको सज़ा मिले, और जो आमना है और उसके वालिद हैं उनको इंसाफ मिले। तो मीडिया और सिविल सोसाइटी का कितना रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि आप भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक खातून जो मरी हैं, उस जांबाग हुई हैं, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डे फर्स्ट है हम देख रहे हैं कि मीडिया हो या एनजीओज हों या वकला बरादरी हो, वो मुसलसल मुतासरा फैमिली के साथ खड़ा हुआ है, और हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि जो मुतासरा फैमिली है उनको इंसाफ दिलाया जाए। और जो फैमिली है वो यकीनन तौर पे जो है वो उनके ऊपर एक बड़ा सदमा है कि उनकी बेटी भी चली गई, उनका बाप भी चला गया, और उनका शौहर भी, खातून का शौहर भी चला गया, जिसकी बेटी गई और उसका शौहर भी है। उसका जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मीडिया इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहा है इंसाफ दिलाने के लिए। एनजीओज अपना किरदार अदा कर रही हैं कि किसी को इंसाफ मिले। शहर में दिन दहाड़े आम आदमी को इस तरीके से कुचल देना, और उसके बाद ये बात कहना कि हम आपको दियत दे देते हैं, और जो एक शख्स का कत्ल की जो दियत है 68 लाख रुपए समथिंग, तो अगर वो देने के बाद आपका जो है वो सजा खत्म हो जाती है शरई तौर पे, तो वो तो अब तो अमीर आदमी के लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा ना इस तरीके से, कि आप सड़क पे जो है वो गाड़ी निकालें और किसी को भी रोनते हुए चले जाएं, और फिर उसके बाद बोलें कि हम आपको 1 करोड़ 32 लाख रुपए दे देते हैं और आप केस खत्म कर दें। मतलब अगर जहाँ जीने का हक है तो सिर्फ अमीर को है, अगर यहाँ जीने का हक है तो सिर्फ अमीर की ही बात रहेगी। इस तरीके से नहीं होगा। कराची शहर में कराची वालों को अब हकूक जो है वो मिलना चाहिए और इंसाफ मिलेगा। हमारी अदलिया की जानिब से हमें पूरी उम्मीद है कि अदलिया इसको इस केस में इंसाफ देगी। जिस तरीके से अदलिया ने पहली पेशी के अंदर इनको जेसी करा, तो ये एक बेहतरीन अमल था, और हम अदलिया की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस केस को जो है वो परस्यू किया। और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोबारा कहूँगा कि कराची पुलिस इस वक्त जो है वो काबिले सताइश है और काबिले तहसीन है कि जिस तरीके से वो इस केस को लेके चल रहे हैं, बहुत स्मार्टली इस केस को लेके जो है वो चला जा रहा अच्छा है। सौलत, ये भी कहीं बताइएगा कोई लूपहोल दिखाई नहीं कि देता। मुबैना तौर पे ये बात सामने आई है कि पुलिस को करोड़ों रुपए की ऑफर हुई है इस केस को दबाने के लिए, तो आप क्या समझते हैं, ऐसा है या नहीं है? देखें बिलाल, अगर ऑफर हुई होगी, बिल्कुल मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि ऑफर ना हुई हो, ऑफर हुई होगी, लेकिन अगर ऑफर होती तो पुलिस इस तरीके से तफ्तीश नहीं कर रही होती, या पुलिस अगर इसमें मुबैना तौर पर पैसे वसूल कर लेती तो इस तरीके से तफ्तीश नहीं होती जिस तरीके से तफ्तीश अच्छा इस वक्त हम सौलत, देख रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारा जो दूसरा टॉपिक है नारकोटिक्स के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त एंटी नारकोटिक फोर्स की डॉक्टर अनाम बुख्ती साहिबा लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारकोटिक्स के हवाले से जो है वो बात करते हुए कहा कि जो नारकोटिक्स है उसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ पे भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़
मरीज में मंशियात खुलेआम बिक रही है उसको फौरी तौर पे जो है वो रोका जाएगा। हमारे साथ इस वक्त एंटी नारकोटिक्स फोर्स की साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर इनाम बुगटी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप मुझे सुन सकती हैं? आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जो नारकोटिक्स है उसकी रोकथाम के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन है, पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके हवाले से बताइए किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई जा सकती है। ओके, चलें इस बारे में बात करते हैं। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं डॉक्टर इनाम बुगटी हूँ, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और एएनएफ मलीर ब्रांच की क्लिनिकल इंचार्ज हूँ। जैसे कि आपने बताया कि ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होती है अवेयरनेस, जो कि हम चाहते हैं कि स्कूल लेवल से शुरू की जाए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो ये वाला काम है दैट इज डन बाय डीडीआर। एएनएफ की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। अवेयरनेस का काम, ड्रग डिमांड रिडक्शन अवेयरनेस का काम जो है वो दूसरी फोर्स जो हमारी है डीडीआर वो करते हैं। हम जो हैं वो ट्रीटमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन और रिहैबिलिटेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे 5 हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर सिंध, जिसकी बेड ऑक्यूपेंसी 480 है। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर हैं उसकी तादाद में इजाफा तो हो रहा है मगर मुकम्मल जो रिकवरी है वो नहीं हो पाती है, इसकी क्या वजह है? जी जी, इसकी वजह ये है कि एडिक्शन बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से ही एक रिलैप्सिंग कंडीशन है कि पेशेंट हमारे पास आता है, ट्रीटमेंट लेता है, कुछ अरसा रिकवरी में गुजारता है, मगर उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई घरेलू झगड़े, कोई ऐसे मसाइल जिसकी वजह से मरीज रिलैप्स हो जाता है और फिर हमारे पास दोबारा आता है। हम एक मरीज को 2 दफ़ा ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। अच्छा, रिहैब सेंटर जो एएनएफ का बना हुआ है उसमें कितने मरीज इस वक्त जो है वो एडमिट हैं और किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट की जाती है? ओके, सिंध में हमारे एएनएफ के टोटल 5 सेंटर्स हैं और हमारे पास 480 की बेड ऑक्यूपेंसी है और फिलहाल ये सब ही ऑक्यूपाइड हैं। ट्रीटमेंट का मरहला कुछ इस तरह से होता है कि मरीज हमारे पास आता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, सारे टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर शुरू के जो 10 दिन है वो डिटॉक्सिफिकेशन वार्ड में गुजारता है, जहाँ पे दवाओं की मदद से उसके जो विड्रॉल्स हैं उसमें हम आसानी लाते हैं। उसके बाद मरीज को रिहैबिलिटेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारी एक बहुत डेडिकेटेड टीम होती है, साइकोलॉजिस्ट की, मोटिवेटर की एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जो फिर मरीज पर मजीद काम करता है। अच्छा अनाम, डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा मुझे कि जो यूथ है उसमें ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम किस तरीके से पॉसिबल है और जो साइकाइट्रिस्ट हैं लोग जाने से कतराते हैं उनके पास और ये भी बात सामने आई है कि अपने जो नशा है वो भी छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर एडिक्शन ज़्यादा हो जाए तो उमूमन बच्चों तक ये रसाई जो आसान है उसको किस तरीके से आप समझती हैं कि रोका जा सकता है? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमारा जो यूथ है, एडोलसेंट्स है, यंग मेल्स हैं, इनमें एक बहुत ही राइजिंग ट्रेंड देखा जा रहा है सब्सटेंस यूज के हवाले, स्पेशली कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि ज़्यादातर आइस, एम्फेटामीन का बहुत प्रेवेलेंस आ गया कि इससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी या आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार आ जाता है। जैसे जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम फैमिली साइको एजुकेशन पर भी बहुत जोर देते हैं कि फैमिलीज को हम वो अर्ली साइंस बताएं कि बच्चा जो है उसके अगर बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए घर से गायब है या उसके अंदर कोई अग्रेशन आ रहा है, तो इन साइंस को ज़रूर नोटिस करें। और जो दूसरी बात आपने की कि अभी भी पेशेंट्स जो हैं वो साइकाइट्रिस्ट के पास आने से कतराते हैं, दैट इज़ ऑल्सो समवॉट ट्रू, बट अब इसमें अवेयरनेस आ गई है और पेशेंट्स और फैमिलीज को अंदाजा है कि माइंड को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि कराची में कितने केसेस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे एएनएफ में जो है वो लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं और एडमिट कराते हैं और उनकी एज ग्रुप कौन से एज ग्रुप के हैं जो कि एडमिट होते हैं? ओके, क्योंकि मैं मलीर की क्लिनिकल इंचार्ज हूँ तो मैं आपको मलीर के थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बता देती हूँ कि हमारी ओपीडी जो है वो हफ्ते के 3 दिन होती है, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे।
हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 केसेस डेली आते हैं ओपीडी में, ठीक है। उसमें फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और पर डे हमारा जो एडमिशन रेट है वो 5 to 10 के बीच में रहता है, यंग मेल्स की अगर हम बात करें तो, एडोलेसेंट्स की। और इसमें एक्सट्रीम जो है वो कितने केसेस आते हैं आपके पास रोजाना? अगर बाय एक्सट्रीम से मैं आपकी जो मतलब समझूं, अगर आप बात कर रहे हैं साइकोसिस की, उसका रेट भी अभी हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पर ओपीडी में मैंने आपको 45 केसेस बताए, तो उसमें 5 to 10% हमारे पास साइकोसिस के केसेस भी आ रहे हैं। और आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इसकी कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ड्रग्स दाखिल हो चुका है, उसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें सबसे पहले जो है हम बिल्कुल स्कूल लेवल, कॉलेजेस, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी, बच्चों में तो अवेयरनेस होना ही चाहिए। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये हो सकता है कि हमारा जो करिकुलम है, बच्चों का करिकुलम, उसमें कोई ऐसा चैप्टर ऐड किया जाए या कोई ऐसा सब्जेक्ट सेपरेटली इनको सब्सटेंस के बारे में बताया जाए, बट वो भी है बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है, ताकि यंग माइंड्स में इररेलेवेंट क्यूरियोसिटी ना आ जाए। इन चीज़ों को भी बहुत केयरफुली, वेरी साइंटिफिकली करने की ज़रूरत है। कैंपेन्स हों, टाइप्स ऑफ ड्रग्स बताए जाएं, उसके नुकसानात क्या हैं, कि बहुत वक्ती आराम के लिए या सिर्फ वक्ती इफेक्ट्स की वजह से आप अपनी पूरी लाइफ खराब कर रहे हो। एडिक्शन इज वेरी बैड। इसमें एक दफ़ा बच्चा फंस जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ सीनियर साफ़ी सौलत जाफरी मौजूद हैं। सौलत, आप मुझे सुन सकते हैं? सौलत, आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि स्कूल कॉलेजेस में प्रॉपर जो है वो सिलेबस के तौर पे ये सब्जेक्ट शामिल किया जाना चाहिए, या जो कैंपेन है इसके लिए सेमिनार्स का इनेकाद किया जाना चाहिए? हेलो जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करिकुलम में ये सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए अबाउट सब्सटेंस, इसकी अवेयरनेस, क्या टाइप्स हैं, क्या नुकसानात हैं, और इसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ सकते हैं, और उस पर जो ये सब्सटेंस यूज़ करते हैं और उसकी फैमिली जो सारे उस आजमाइश के थ्रू गुजरती है, ये सारा बताना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ प्लेज वगैरह, रोल प्ले, इस तरह से भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, बट ये है कि इट इज़ अ वेरी नेसेसरी स्टेप। ये होता तो है ऑन छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, जैसे कोई हेल्थ वॉक्स हो रही हैं, सीव्यू पर अक्सर हम देखते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि टाइम टू टाइम इन चीज़ों का रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एएनएफ भी जो है वो भरपूर कैंपेन करती है, सालाना ईयरली ड्रग्स जो है वो बर्निंग सेरेमनी भी होती है, तो आप क्या यस, समझती हैं कि यस, इस तरीके से जो कैंपेन्स हैं वो कितनी ज़रूरी हैं पाकिस्तानी माशरे में? एब्सोल्युटली वेरी नेसेसरी, बिकॉज मोर और लेस मोबाइल मीडिया तक रसाई सबकी हासिल है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। तो इसी तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोपगेट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जी डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त सौलत जाफरी मौजूद हैं। जी सौलत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल शाहरुख, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी सौलत, मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो आसान हो गया है बहुत ज़्यादा कराची में, और सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो वीकेंड्स पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो है वो डिफेंस और पोश इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो करोड़ों रुपए का जो है वो ड्रग्स खरीदा और बेचा जाता है वीकेंड्स पे। तो आप क्या समझते हैं इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? देखिए शाहरुख, इसमें सबसे पहले जो है वो बुनियादी मसाइल जो है वो उसको समझने की ज़रूरत है कि कराची में कोई सी भी मंशियात नहीं पैदा होती। मतलब इसकी काश्तकारी जो है वो कराची में नहीं है। कराची में ये मुंतकिल की जाती है दाखिली रास्तों पर। तमाम तर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, उनके होते हुए सबसे बड़ा सवाल ये निशान है, ये है कि कराची में कैसे दाखिल हो रही है मंशियात। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कराची में वो कौन सा नशा है जो अवेलेबल नहीं है। आप आइस की बात करें, आप क्रिस्टल की बात करें, आप चरस की बात करें, आप बात करें, जिस नशे का आप नाम लेंगे वो नशा आपको कराची में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये अब इतना आसान हो गया है कि कराची में एक कॉल की दूरी के ऊपर जो है वो नशा आपसे आपके करीब है। सिर्फ पैसे दें, कॉल करें, बुकिंग करवाएं और नशा आपके पास होम डिलीवरी पे आपके पास आएगा।
ठीक है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में जो यूनिवर्सिटी की तलबा और तालिबात हैं वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आइस, कोकेन, चरस, शराब, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी एक कॉल के ऊपर जो है वो कराची के बच्चों को जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। जो मंशियात फरोश हैं, क्योंकि हम अमूमन रोज़ाना की बुनियाद पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, उन कार्रवाइयों को जो है वो चला रहे होते हैं। ANF भी कार्रवाई कर रही होती है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही होती है, रेंजर्स भी कार्रवाई कर रही होती है। तो हम अमूमन ये देख रहे हैं कि जो मंशियात फरोश पकड़े जा रहे हैं वो अपना टारगेट यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को और स्कूल्स को बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एलीट क्लास है, जिसमें जो बड़े स्कूल्स हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, जिसमें अमीर बाप के बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे उनको जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि मंशियात खरीदना एक गरीब इंसान के बस की बात नहीं। तो वो जो आइस खरीदता है वो 21,000 रुपये ग्राम की कोक खरीद रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसके पास की पॉकेट मनी इतनी होगी तभी तो वो उसको जो है वो कैश कर रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो मंशियात फरोश है बआसानी यहाँ पे जो है वो मंशियात भी पहुँचा रहा है, डिलीवर भी कर रहा है। अमूमन हम ये देखते हैं कि ANF की जानिब से भी बात कही जाती है कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारे जितने भी हैं वो जो मंशियात के सप्लायर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इतनी कार्रवाइयों के बाद भी कैसे मंशियात कराची में दाखिल हो रही है। सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि अगर आप इसकी सप्लाई ख़त्म कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ ख़त्म होना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब आप सिर्फ पीने वालों को जो है वो पकड़ रहे हैं और जो सप्लायर है उनको नहीं कुछ कहा जा रहा, तो ये मज़ीद तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कराची के पोश इलाके हैं जिसमें बासानी तमाम तर नशे जो है वो फ़रोग़ किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंश के ख़िलाफ़ जो है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं और मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन इसमें कोई किरदार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का कि वो मंशियात के ऊपर रोकथाम करें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची शहर में कोई सा भी इलाका हो वहाँ पे आसानी मंशियात मिल जाती है। पहले ये होता था कि मंशियात के अड्डे बने हुए थे, लोग जाते थे और मंशियात लेते थे, वो बहुत आसान हो गया तरीक़ेकार। अब फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो मंशियात बुक कराई जाती है और फिर उसके बाद बहुत आपके घरों के शुक्रिया ऊपर जो है मिल सौलत, जाती है। आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आप नारकोटिक्स की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, नताशा की भी, आप फील्ड रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें पाक अफेयर्स को वक्त दिया। शुक्रिया डॉक्टर इनाम, ANF की डॉक्टर हैं इनाम बुगटी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलन जो है वो अपने जो पेशा है उससे रिलेटेड जो है वो बताया कि जो नारकोटिक्स है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और यूथ में जो हमारी जो ड्रग्स की एडिक्शन बढ़ती जा रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।